वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के जो आपका सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल लाइफ के राज्य सरकार टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। और इसमें हम लोग सब जानते हैं कि इसमें आपके सेंटेंस वाले क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं सीटेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें कोई भारी भरकम क्वेश्चन आपके राज्य सरकार टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। आपके एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है केवल उसी में से क्वेश्चन अब तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भारी भारी अनुच्छेद पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को हमें कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। भारत के हर राज्य में क्या होती है, तो एक विधानसभा होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है। कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा प्लस आपकी विधान परिषद भी है। ठीक है, लेकिन अधिकतर यानी कि सभी राज्यों में क्या है, तो विधानसभा तो होती ही है। ठीक है, जिस तरह से केंद्र में संसद होता है, ठीक उसी तरह से राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है। और उसके अलावा हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र वो होते हैं जिन क्षेत्रों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग आपका वोटर आईडी कार्ड बना होता है वो आपका क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है। ठीक, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता क्या करती है, यानी कि हम लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। तो प्रतिनिधि कौन होता है? जो भी आपके वोट के लिए जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं, जिनको हम लोग वोट करते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जो विधानसभा का सदस्य अगर ये जीत जाते हैं, जिनको हम लोग वोट देते हैं, तो वो लोग क्या बनते हैं, तो ये जो आपकी विधानसभा थी राज्य में उसके सदस्य बनते हैं। यानी कि जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके सदस्य बन जाएंगे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विधायक। ठीक है, राज्य की बात हो रही है तो विधायक कहा जाएगा, और अगर संसद की बात होगी, केंद्र की बात होगी, तो आपका क्या कहा जाएगा? सांसद बनते हैं वो। ठीक है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक बन जाते हैं ये लोग जो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, उसके सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य को ही क्या कहा जाता है, तो विधायक कहा जाता है। तो अभी आप हमने पढ़ा है ऊपर एमएलए, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर यही एमएलए क्या करते हैं, विधानसभा के सदस्य बनकर के क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो सरकार भी कौन बनाते हैं, तो यही आपके जो विधायक लोग होते हैं यही बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ये विधायक हैं ये क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी कि जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं उनको चुनती कर है। उसके बाद यही लोग जो है हमारे जो है नेता बन जाते हैं, यही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, जो आपके विधायक चुने जाते हैं राज्यों से। ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के हो सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही पार्टी का विधायक जीतेगा। विधायक तो अलग अलग पार्टियों के जीतते हैं, लेकिन जिसके जो है जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक जीतेंगे वो क्या बनाते हैं, वो लोग मिलकर के अपना सरकार बनाते हैं। ठीक है ना, वही लोग सरकार बनाते हैं। आगे देखते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब आपके जो राज्य है, जैसे कि तो राज्य में जो है कई निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, मान लो कि आपके राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 100 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, 100 निर्वाचन क्षेत्र में जो 50+1 यानी कि 51 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाएगा, वो पार्टी क्या कर लेगी, वो पार्टी अपना सरकार बना लेगी। उसको क्या माना जाएगा कि ये पार्टी हमारी बहुमत में आई है। ठीक है, अगर आपको सरकार बनने के लिए 51 चाहिए और आप 51 से अधिक पा जाते हैं या फिर 51 पा जाते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि ये पार्टी आपके बहुमत में आई है और इसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष कहा जाएगा जिसको बहुमत प्राप्त हो गया। ठीक है ना, जो सरकार बनाएगी उसको कहा जाएगा सत्ता पक्ष। और जो अन्य सभी हैं उनको कहा जाता है विरोधी पक्ष। ठीक है, यानी कि एक पार्टी तो होगी नहीं, एक पार्टी के अलावा भी कई पार्टियां होती हैं, तो उन सबको क्या बोला जाएगा, तो उन सबको विरोधी पक्ष बोला जाएगा। जिसने सरकार बनाई उसको क्या कहा जाएगा, सत्ता पक्ष। ठीक है, जिसका ज़्यादा बहुमत था। अब देखते हैं, तो ये विधायक लोगों ने सरकार तो बनाई। ठीक है, अब उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री देखते हैं कौन बनता है। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है, अभी सत्ताधारी दल मैंने बताया कि कौन होता है, जो आपके बहुमत में आते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो ढेर सारे विधायक होंगे सत्ताधारी दल में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक नेता का चुनाव करते हैं जो कि क्या बनता है, फिर मुख्यमंत्री बनता है।
इसके बाद जो मुख्यमंत्री होता है ये अन्य मंत्रियों का चयन करता है। ठीक है, ये जो विधायक लोग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक नेता का चुनाव किया अपने आप में से ही, यानी कि सारे विधायकों ने अपने आप में से एक नेता का चुनाव किया जो कि मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अन्य मंत्रियों का, जो आपके मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री बनेगा उनका चयन करता है। चुनाव के बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है ना, और ये जो राज्यपाल होता है ये कहाँ से आता है, तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हर राज्यों में एक राज्यपाल होता है और एक से अधिक, यानी कि 2 राज्यों में भी एक राज्यपाल, मतलब 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र सरकार के अनुमोदन से। ओके, जो राज्यपाल होता है, और यही राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपके 2-3 बार पिछले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका राज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर होता है राज्य का, वही मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री जो मुख्यमंत्री ने अभी चयन किए थे उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। तो जो भी आपके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं, इनका काम तो यही होगा ना कि जितने भी आपके अलग अलग विभाग बने हैं, जैसे कि सड़क बनाने के लिए PWD विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इसके लिए अलग अलग मंत्रालय भी होते हैं राज्यों में, तो इन मंत्रालयों को चलाने का काम इनका होता है। ओके, अब देखते हैं आगे विधानसभा क्या है। तो विधानसभा अभी स्टार्टिंग में ही देखा था कि हर राज्य में क्या होती है, एक विधानसभा होती है ना। तो विधानसभा क्या होता है कि एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, ठीक है, यहाँ पे सारे विधायक, केवल सत्ता दल के नहीं, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, तो दोनों, आपके विरोधी दल वाले भी वहीं पे जाएंगे और आपके सत्ताधारी दल वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। कोई भी कानून बनाना होता है, किसी भी विषय पे बहस करनी होती है, तो उसके लिए ये लोग कहाँ पे एकत्रित होते हैं, विधानसभा में एकत्रित होती हैं। ठीक है ना, वहीं पे चर्चाएं होती हैं, उसी से जो है नए कानून बनाए जाते हैं। विधायक जो होते हैं, ये जो विधायक यहाँ पे हैं, जो सारे विधायक हैं, ये सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी आपके विधायक हैं ये सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सरकार के काम के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। सामान्य भाषा में सरकार क्या होती है, सरकार शब्द से तात्पर्य क्या है, तो सरकार, अभी आपके यहाँ पे देखा, सरकार के काम के लिए कौन उत्तरदायी हैं, विधायक, और सामूहिक रूप से, ये एक एक विधायक नहीं, जबकि पूरे विधायक मिल करके सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ठीक है, तो सरकार कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, आपके अलग अलग विभाग हैं, उनमें अलग अलग मंत्री हैं, उन सभी को आप क्या कहते हो, मिला करके सरकार बोलते हो, जो कि उनके प्रभारी हैं, यानी कि जो ये विभाग बनाए गए हैं उनके प्रभारी कौन है, तो ये मंत्री लोग होते हैं, जो मंत्री चुने जाते हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो अलग अलग ये विभाग हैं, ये उनके इन विभागों में मंत्री हैं, इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, वो होगा आपका मुख्यमंत्री। ठीक है ना, सही मायने में तो यही सरकार का क्या है, कार्यकारी हिस्सा, यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका में देखो शामिल कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका और विधायिका, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसको देख लीजिए आप लोग। कार्यपालिका में राज्यपाल, इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होता है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखा सरकार शब्द से तात्पर्य क्या था, जो भी आपके अलग अलग विभाग हैं उनके मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा उन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, तो यही क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका में राज्यपाल तो शामिल ही होता है, राज्यपाल ने इन सबकी नियुक्ति की है। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद यानी कि जो अन्य मंत्री चुने गए हैं वो सब आपके कार्यपालिका में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उन्हें क्या कहलाता है, वो क्या कहे जाते हैं, वो सब आपके विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, अब विधायिका में क्या क्या चीज़ें हैं, विधायिका में राज्यपाल तो शामिल है, देखिए राज्यपाल आपके कार्यपालिका में भी, विधायिका में भी है। ठीक है ना, इसके अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा के बारे में अभी हमने ऊपर देखा है, विधानसभा में सारे विधायक एकत्र होते हैं, वहाँ पे चर्चाएं करते हैं, नए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये विधानसभा, और 6 राज्यों में आपके विधान परिषद भी है,
तो विधान परिषद और विधानसभा, ये देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया कुछ राज्यों में है। ठीक है, तो ये सब जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर के आपके विधायिका बनाते हैं। जो सारे विधायक हैं ये विधानसभा में एकत्र होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपके विधायिका कहलाते हैं। ओके, अधिकतर राज्यों में विधानसभा है और 6 राज्यों में आपके विधान परिषद भी है। ओके, विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो विधायिका होती है ये कानून बनाती है। अभी मैंने कहा कि विधायिका जो है विधानसभा में होती है और यहाँ पे ये लोग चर्चाएं करते हैं और क्या करते हैं, आपके नए नए कानून बनाते हैं, नए नए कार्यक्रम जो है आती है। उसके बाद जो है ये जो आपका मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, ये लोग इसको लागू करवाते हैं। तो कार्यपालिका जो है कानूनों को लागू करवाती है और आपका विधायिका जो है कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनको काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके कामों की जांच भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना कि विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के कार्यों की जांच भी करती है ना, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग शासन की कार्यप्रणाली। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बताया कोई भी विषय पर कानून बनाना हो तो कहाँ पे बनाया जाएगा, विधानसभा में बनाया जाएगा। विधानसभा में कौन एकत्र होते हैं, विधायक एकत्र होते हैं, जिसको आपने क्या बोला था, विधायिका बोला था। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, उन कानूनों को लागू करना का किसका काम है, जो आपके अलग अलग शासकीय विभाग बनाए गए हैं, उनके मंत्री हैं, ठीक है ना, वो सभी इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि विधायिका कानून का निर्माण करेगी और कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाएगी। ठीक है, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। जिस भी विभाग द्वारा कोई भी काम किया जाना होगा उसे कहाँ से अनुमोदित यानी कि स्वीकृत कराया जाएगा, तो उसे विधायिका के द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए राज्य के बारे में इतना ही आपके जो है जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस दिया है वही इतना ही दिया गया है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। ज़्यादा आप लोग अनुच्छेद और ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे पूछा ही नहीं जाता है। ओके, अब देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी दिया गया है। तो एक तो आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं और एक आपका निजी स्वास्थ्य सेवा होती है। तो मेनली हमको पढ़ना है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में। निजी स्वास्थ्य सेवाएं आपकी जानते हो आप लोग महंगी होती हैं और ये किसी एक प्राइवेट हाथों में होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं वो भी महंगी मिलती हैं और यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब महंगी मिलती हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हैं। ओके, निजी का मतलब आपका प्राइवेट हो गया, सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया, सरकारी। ओके ना, तो देखिए अगर आपको वीडियो ये ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है ना, तो ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो उन तक भी शेयर कर दिया कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। स्वास्थ्य केंद्र आपके अधिकतर गाँवों में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, छोटे कस्बों में। इसके बाद अस्पताल जो आपके ज़िला अस्पताल होते हैं, ये आपके बड़े अस्पताल जो है शहरों में होते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है। ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल यानी केंद्र, ये केंद्र यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है ना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। अभी मैंने बताया स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, अस्पताल आपके जो है शहरी क्षेत्रों में होते हैं। और सभी बीमारियों जो आपके साधारण से लेकर के विशेष देखभाल ज़रूरत वाली बीमारियां होती हैं, सब प्रकार की बीमारियों का ये इलाज प्रदान करते हैं। कौन? ये हमारे जो आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या होता है? स्वास्थ्य केंद्र होता है। मैंने भी बताया ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पर एक नर्स आपको मिल जाएगी और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी मिल जाएगा। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आपकी सामान्य बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण इनको दिया गया रहता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक डॉक्टर भी होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक है, उसके डॉक्टर के देखरेख में ये लोग काम करते हैं, एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है ना, आज अब एक ही गांव के लिए एक एक स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया नहीं जाएगा,
एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, उससे कई ग्रामीण क्षेत्र आपके लाभान्वित होंगे। जिला स्तर पर क्या होगा, तो जिला स्तर पर होता है जिला अस्पताल, जो इन स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। ठीक है ना, तो जिला अस्पताल के अंतर्गत ये आपके स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, जो अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, तो अगर आपका बड़ा शहर है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा आपके सरकारी अस्पताल होंगे। हमारे संविधान के अनुसार, संविधान में क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है ना, तो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, ये आपको दे देगा और 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा। लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार की रक्षा करनी है। तो जीवन के अधिकार जो होता है ये आपका अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद का नाम लिया ही नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तो आपसे पूछने वाला भी नहीं है। जहाँ पे अगर आपके अगले चैप्टर्स में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, ये सरकार का दायित्व निश्चित किया गया है। इसके अलावा यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को सही समय पे जो है इलाज प्रदान करना जरूरी है। ये कोस्टा रिका वाला भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो इसी चैप्टर में ये भी शामिल था। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है, कोस्टा रिका को। क्यों माना जाता है, क्योंकि कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो कोस्टा रिका देश में सेना नहीं है और सेना पर जो खर्च होता, तो सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। ठीक है, तो सबसे स्वस्थ देश क्यों है, क्योंकि इसने अपने देश में सेना नहीं रखा और सेना पर इसका जो खर्च होता, ठीक है ना, तो उस खर्च को इसने कहाँ लगाया, उस खर्च को लोगों की शिक्षा पर लगाया, उनके स्वास्थ्य पर लगाया और अन्य जो ज़रूरतें हैं लोगों की उसको पूरा करने पर इसने जो है वो सारा धन लगाया है। ठीक है, तो ये कोस्टा रिका आप याद रखेंगे। देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मैंने बताया आप जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हो, जहां आप वोट दे सकते हो, वो आपका निर्वाचन क्षेत्र है। उदाहरण के लिए यदि कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। ठीक है ना, यानी कि पंचायत में आप प्रधान को चुनते हो, वो भी आपका निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, विधानसभा आपका विधायी का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। बहुमत क्या होता है, बहुमत का मतलब भी आप समझ गए हैं। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। मैंने बताया ना कि अगर आपके आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है आपके 100 जो है निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो अगर आपके बहुमत का मतलब है आधे से अधिक, यानी कि 50 + 1, 51 लोग भी अगर जो है एक पार्टी के लोग जीत गए तो वो लोग क्या बना लेंगे, सरकार बना लेंगे, तो उनको जो है बहुमत में आ जाएंगे। और ये जो आपका 50+1 वाली स्थिति होती है, इसको कहा जाता है साधारण बहुमत। ठीक है ना, यानी कि आधे से अधिक वाली बात होगी तो वो आपका क्या हो जाता है, साधारण बहुमत कहा जाता है। ठीक है, विरोधी पक्ष भी आपने समझ लिया। सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष हमने बात की थी, उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं। मैंने बताया जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे वो तो सरकार बनाएंगे, उसके बाद जो अन्य लोग होंगे जो सरकार नहीं बना पाए वो सभी क्या हैं, आपके विरोधी पक्ष हैं। और इनका काम क्या है, इनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। तो अभी अधिकतर आप देखते हो कि सत्ता पक्ष वाले तो नहीं, लेकिन विरोधी पक्ष वाले जो भी सरकारी निर्णय लिए जाते हैं उन सब में कमियां निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है संसद में नए नए मुद्दे, विधानसभा में नए नए मुद्दे उठाते हैं ये लोग, ये सब काम विरोधी पक्ष के हैं। ठीक है, प्रेस वार्ता क्या है, प्रेस वार्ता है जैसे कि मीडिया से संबंधित पत्रकार जो होते हैं, जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उनसे प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी कि सरकार को अगर कोई जो है काम जनता तक पहुंचाना होगा तो वो क्या करती है, एक आपका प्रेस वार्ता रख लेती है। वहाँ पे कई जो है पत्रकार आते हैं, वो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद जो नेताजी को बताना वो नेताजी बताते हैं, उसको वो ले जाकर के अपने अखबारों में या फिर टीवी के माध्यम से बड़े जन समूह को बताएंगे, यानी कि जनता को वो लोग इसके बारे में बताते हैं। तो ये प्रेस वार्ता आप समझ गए। चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, तो चिकित्सा पर्यटक ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो
इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये लोग चिकित्सा पर्यटक जो होते हैं ये लोग अब हमारे देश में आते हैं क्या करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे इनके देश की तुलना में इन्हें बहुत कम मूल्य पर जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अपने देश में ये करवाते तो उसी चीज़ के ज़्यादा पैसे लगते, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। इनको कहा जाता है स्वास्थ्य पर्यटक। संचारणीय बीमारियाँ, तो संचारणीय बीमारियाँ वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती हैं। ठीक है ना। तो या तो पानी के माध्यम से संचारित होगी या भोजन के माध्यम से, कई बीमारियाँ हवा के माध्यम से भी संचारित होती हैं। ठीक है ना, एक लोग से दूसरे लोग में चली जाती हैं। ओपीडी, ओपीडी क्या होता है, तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओपीडी के बारे में भी जानना जरूरी है और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसलिए आपको पढ़ना है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी, ओपीडी का संक्षिप्त रूप था ये, मतलब कि बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है ओपीडी। ओके। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। ठीक है, पहले ओपीडी में आप जाओगे, उसके बाद आपको अगर भर्ती करना होगा तो आपको भर्ती किया जाएगा। अगला देखते हैं जेनेरिक नाम। तो जेनेरिक नाम क्या होता है, दवाइयों का रासायनिक नाम होता है। ठीक है ना, अलग अलग कंपनियां उसके अलग अलग नाम से बेचती हैं। कोई जो है जैसे डोलो नाम से बेच रहा है, ठीक है ना, कोई आपका फीवर उतारो के नाम से बेच रहा है, अलग अलग नामों से बेचते हैं। जैसे कि अगर आपके बुखार की दवा लेने जाओ तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से बेचती हैं, लेकिन सबका जो है केमिकल जो फार्मूला होता है, जो बनाने का तरीका होता है, सेम होता है। ठीक है ना। तो जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, सस्ती मिलती हैं, लेकिन ये कंपनियां उस पर अपना ब्रांड लगा करके उसे महंगे में बेचती हैं। अगला क्या है, सार्वजनिक। तो सार्वजनिक क्या होता है, सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक का मतलब आप सीधा सीधा समझ लो कि ये सरकारी है, तो सरकारी आपके सभी के लिए होता है। ठीक है ना। इसमें स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, टेलीफोन सेवाएं, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज के चैप्टर के। तो अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए, कुछ ना कुछ आप बोल दिया कीजिए जो आपको अच्छा या बुरा लग रहा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।